तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की पहली कहानी का नाम है ट्रक ड्राइवर की आप बीती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये पहली घटना मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो बहुत साल पहले ट्रक चलाने का काम किया करते थे। उनके साथ हुई ये घटना 1999 की है और ये घटना उन्हें इसलिए भी याद है क्योंकि उसी साल कारगिल की लड़ाई भी चल रही थी। हालांकि याद रहने के लिए तो ये घटना ही काफ़ी है। अब उन्होंने जो मैसेज भेजा था, उन्होंने उसमें नाम और जगह के बारे में तो बताया नहीं और उन्होंने अपना नाम बताने से भी इनकार किया है। इसीलिए मैंने इस घटना का थोड़ा बहुत कहानी में रूपांतरण किया है और अब मैं ये कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ आपको। मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं 1996 से ट्रक चलाने का काम करते आ रहा हूँ। बहुत बार मुझे जो भी ट्रक में सामान लोड होता है उसे मुझे दूर दराज गांव में ले जाना पड़ता है। चंडीगढ़ से ट्रक लेकर निकलता हूँ तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को पार करते हुए मुंबई पहुँच जाता हूँ। मैंने हजारों मील तक दूर तक ट्रक चलाया है। कभी तो चलते चलते दूर कहीं हरे भरे खेत दिखाई देते हैं तो कभी दूर दूर तक फैली बंजर ज़मीन। कभी तो रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ता है तो कभी काले घने जंगलों से। तो फिर ऐसे सफ़र के दौरान कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो कि हमारी समझ के बिल्कुल बाहर है। मुझे वैसे तो ऐसा सफ़र करना अच्छा लगता था। सूखी सुनी सड़कें हमेशा ही हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं। हम ट्रक ड्राइवर एक ही सफ़र में कितने नज़ारे, कितने मौसम देख लेते हैं। हालांकि अब तो उम्र की वजह से मैं ट्रक नहीं चला पाता, लेकिन मुझे अब ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी पहले अच्छी लगती थी, पर वो इतना आसान भी नहीं था। कभी तो पुलिस का डर लगा रहता था तो कभी तो लुटेरों का। और एक चीज़ है जिसे हमें हमेशा ही डर लगा रहता था, लेकिन जब तक उस चीज़ से हमारा सामना नहीं हो जाता असली डर का एहसास नहीं होता। कब कहीं किसी रास्ते पर भूत प्रेत आत्माओं से सामना हो जाए ये कह नहीं सकते थे, और हम कब किस हादसे का शिकार बन जाएं बता नहीं सकते थे। हमारे लिए खतरों से भरा रहता है सड़कों का सफ़र हमेशा ही, पर जैसे रुकना हमें मंजूर ही नहीं। किसी भी हालत में हमें बस चलते ही रहना पड़ता है। जिस दिन वो हादसा हुआ था उस दिन मैं दोपहर के 2 या 3 बजे के करीब ट्रक लेकर निकला था। मेरे साथ एक नया लड़का क्लीनर के तौर पर मेरे साथ काम कर रहा था। उसका नाम जयवीर था। अब वो नया था तो इसलिए ज़्यादा घुल मिल कर बात नहीं करता था। ज़्यादातर वो शांत और चुपचाप ही रहता। शायद उसे ये काम पसंद नहीं था और घर वालों की वजह से वो काम ये ज़बरदस्ती कर रहा था। अब उस दिन ट्रक चलाते चलाते मुझे बहुत टाइम हो गया था। रात के तकरीबन 9 बज गए थे तो हमने रास्ते में एक ढाबे पर ट्रक को रोक दिया और वही खाना खा लिया। और फिर खाना खाने के बाद हम वहाँ से आगे की सफ़र पर निकल पड़े। मैंने वीर से पूछा, तुसी की सोच रहे हो? तो जयवीर ने मेरी और बिना देखे ही जवाब दिया, कुछ नहीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ज़िंदगी तो ऐसी ही होती है, हमें हमेशा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। जैसे ये सुनसान सड़कों का सफ़र होता है, बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी होती है। कभी तो हरी भरी तो कभी बंजर। पर वो बस चुपचाप बैठकर मेरी बातें सुन रहा था। अब लगातार ट्रक चलाने की वजह से मैं बहुत थक गया था। ऊपर से खाना खाने की वजह से मुझे झपकियाँ आने लगी थी। लेकिन हमें जितनी भी नींद आए, हाथ पैर पसाकर जितना भी सोने का मन करे, हमें हमारी सीट पर ही सिकुड़ कर सोना पड़ता है।
ऐसे सोने की अब हम लोगों को आदत हो गई है। तो मैंने अपने ट्रक को किसी सुनसान सा एक रोड पर एक साइड में रोक दिया और ट्रक को रोककर आसपास देखा। आसपास तो थोड़ी बहुत झाड़ियाँ थीं, बाकी सब तो ठीक लग रहा था। तो मैंने फिर वीर को कहा, वीर मुझे ना नींद आ रही है, मैं थोड़ी सी झपकी ले लेता हूँ। तुम्हें जरा सी या कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे उठा देना और मुझसे पूछे बिना दरवाजे मत खोलना गाड़ी के। और बस इतना कहकर ही मैं स्टीयरिंग पर अपना सिर रखकर अपनी सीट पर ही सो गया। मुझे तो बस थोड़ी सी नींद पूरी करनी थी, पर मुझे सोए हुए बस कुछ ही देर हुई थी तो मुझे वीर की आवाज़ सुनाई दी, पाजी पाजी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर जाग चुका था, पर अब भी थोड़ी नींद में था और फिर मैंने नींद में ही उससे पूछा, की होया वीर। उसने अपने हाथ से सामने की ओर इशारा करते हुए मुझे कुछ दिखाने की कोशिश की। पाजी उत्थे। मैंने सामने देखा तो बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर कहा, उत्थे की, वहाँ तो कुछ नहीं है। तो फिर जयवीर ने कहा, पाजी मैंने किसी ने देखा। वो वही था। जब उसने ऐसा कहा तो मैं उठकर ठीक से अपनी सीट पर बैठ गया। सोचा कि शायद आसपास कोई लुटेरे हो सकते हैं। अपने चेहरे पर पानी मारा और ट्रक को वहाँ से आगे ले जाने लगा। तब मैंने जयवीर से पूछा कि क्या देखा था तूने। तो उसने कहा कि एक औरत थी शायद, और वो रास्ते के बीचों बीच खड़ी होकर मुझे घूर रही थी। मुझे लगा कि पहले कि वो कोई आसपास के इलाके की होगी जो यहाँ से रास्ता पार कर रही होगी, पर बहुत देर तक वो रास्ते के बीचों बीच खड़ी होकर मुझे ही घूरे जा रही थी। और इसीलिए फिर मैंने आपको जगाया, पर जब मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा था तो वो अचानक से ही कहीं गायब हो गई। तो फिर मैंने उसे कहा, कोई बात नहीं, ये लुटेरे होते हैं जो ऐसा कुछ कर कर हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे जगा दिया और इसलिए मैं ट्रक को चलाने लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ ही देर बाद मुझे रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। मैंने उसे 2-3 बार हॉर्न दिया, पर वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और मैं ट्रक को रोक पाता तब तक वो अचानक वहाँ से गायब हो गई और वो सीधे ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं ट्रक को रोक भी नहीं पाया था और ट्रक उसे कुचलकर आगे निकल गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब अचानक क्या हो गया। मुझे लगा कि शायद नींद की वजह से मैं उस औरत को जज नहीं कर पाया और शायद मैंने उसे ट्रक के नीचे कुचल दिया है। वो देखकर जयवीर तो बहुत घबरा गया था और डर के मारे कांपने लगा था। पाजी पाजी ये क्या हो गया पाजी। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, वीर शांत रहो, सब कुछ ठीक होगा। तू यहीं रुक, मैं चेक कर आता हूँ। पर जयवीर ट्रक की बैरिंग के एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया था। मैंने नीचे उतरने से पहले चारों ओर ठीक से देख लिया और मुझे आसपास भी कोई भी खतरा नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर वहीं पड़ी एक टॉर्च ली और मैं ट्रक से नीचे उतर गया। नीचे उतरकर मैंने ट्रक के चारों पहियों को देखा, पर किसी में भी कुछ भी नहीं था। ना तो किसी की लाश थी और ना ही कहीं किसी का खून नज़र आ रहा था। सब चेक कर कर मैं फिर से अपने ड्राइवर सीट की ओर चला गया। वीर वहीं अपनी जगह पर ही था, पर अब वो एकदम आराम से सीधे बैठा हुआ था। जो वीर पहले अपने डर की वजह से काँप रहा था, वो अब एकदम से नॉर्मल लगने लगा था। मैंने स्टीयरिंग को संभालते हुए उससे कहा, सब चंगा सी, कहीं भी कुछ भी नहीं है जी। पर उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही मेरी ओर देखा। तो मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और मैं ट्रक को चलाने लगा, पर जैसे ही ट्रक आगे चलने लगा मुझे वीर की आवाज़ सुनाई दी, ट्रक को रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। मैंने वीर से पूछा, क्या, ये क्या बात कर रहे हो वीर। तो फिर उसने फिर से गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, ट्रक को रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। मुझे उसकी वो आवाज़ और उसका वो बर्ताव काफ़ी अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने ट्रक को रोक दिया। मैं उसे पूछना चाहता था कि वो ऐसे क्यों बात कर रहा है, पर जैसे ही
मैंने ट्रक को रोका। वीर सीधे ट्रक से नीचे उतर गया। मैंने फिर उसकी सीट के बाहर की तरफ झुककर देखा तो जयवीर उसी रास्ते पर पीछे पीछे चला जा रहा था। वो देखकर मैंने उसे वहीं से आवाज़ दी, वीर वीर, इन्ने अंधेरे विच कित्थे जा रहे हो? पर जयवीर ने मेरी कोई भी बात का जवाब नहीं दिया और वो बस रास्ते पर पीछे पीछे चलता रहा। वो देखकर मैं भी अब ट्रक से नीचे उतर गया और उसे आवाज़ देता देता उसके पीछे जाने लगा। लेकिन वो तो ना ही पीछे मुड़कर देख रहा था और ना ही मेरी कोई बात का जवाब दे रहा था। अब मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि वो ट्रक को छोड़कर बहुत पीछे चला गया था और तब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकूं। लेकिन तब मेरा ध्यान रास्ते पर गया। जैसे जैसे वीर आगे बढ़ रहा था, रास्ते पर उसके पैरों के निशान बनते चले जा रहे थे। उसके पैर लाल लाल और खून से सने हुए थे। मैंने फिर से उसे आवाज़ दी, वीर रुक जा, आगे खतरा हो सकता है। बस इतना कहते ही मेरे वीर अपनी जगह पर ही रुक गया और उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। वो एकदम चुपचाप और सीधा खड़ा था। उसमें इंसानों जैसी कोई भी हलचल नज़र नहीं आ रही थी। उसकी आंखें किसी मुर्दा इंसान की तरह खुली की खुली थी। उसका मुंह खुला हुआ था और वो बस सीधा खड़ा था। मैं उसके पास चला गया और थोड़ा चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया हो क्या वीर? खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे? और चलो ट्रक के पास वापस चलो। और मैं उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए वापस ले जाने लगा। पर तभी अचानक ही उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने बहुत ही अजीब और डरावना मुंह करते हुए अपने हाथ से मेरे पैरों की ओर इशारा किया। मैंने जब अपने पैरों की ओर नीचे देखा तो नीचे देखते ही मेरी धड़कन तो जैसे रुक सी गई। मैं एक लाश पर खड़ा था। वो उसी औरत की लाश थी। सब तरफ खून ही खून फैला हुआ था, पर उस लाश का सर नहीं था, बस धड़ वहाँ पड़ा हुआ था। वो देखकर मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने क्या सच में किसी को कुचल दिया है या ये सिर्फ मेरा वहम है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने खुद चेक किया था तो वहाँ पर कोई भी लाश नहीं थी। वो देखकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। मैं वीर को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगा तो उसने फिर से रास्ते की दूसरी ओर देखना का इशारा किया मुझे। मैं तो वहाँ देखना ही नहीं चाहता था। मैं उसे बस आगे आगे खींच रहा था और वो मुझे बार बार पीछे खींच रहा था। और फिर मैंने टॉर्च को दूसरी ओर मारते हुए देखा तो वहाँ उसी लाश का सर पड़ा हुआ था एक तरफ। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी की पूरी खुली हुई थी और वो मुझे ही घूर रही थी। मैंने फिर से उसे ध्यान से देखने की कोशिश की तो उस टूटे हुए सिर ने अपनी आंखें झपकी। वो देखकर मेरा दिल जैसे बैठ सा गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए हों। चलने की उनमें ताकत ही नहीं थी। मैंने तभी वीर का हाथ तो छोड़ ही दिया और जैसे तैसे ट्रक के पास जाने की कोशिश करने लगा। पर वो थोड़ी सी दूरी भी मुझे अब बहुत लंबी लग रही थी क्योंकि मैं पूरी ताकत से अपने पैरों को उठा नहीं पा रहा था और मुझे पीछे से हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। तब मैं इतना डरा हुआ था कि बताना मुश्किल है कि वो आवाज़ किसकी थी, पर मेरा ट्रक ही मेरा सहारा था। और फिर मैं किसी तरह ट्रक के पास पहुंच गया। मैंने देखा कि मेरे पैर भी सने हुए थे खून से। और ट्रक के अंदर जाने से पहले मैंने फिर से एक बार पीछे मुड़कर देखा। ठीक से नज़र तो नहीं आ रहा था, पर वीर अब भी उसी जगह पर खड़ा दिखाई दे रहा था। अब तक मुझे भी ये समझ आ चुका था कि वीर पर अपने आप पर काबू नहीं था, वो किसी और के काबू में है। मैंने सीट पर बैठते हुए फिर से एक बार टॉर्च को पीछे मारते हुए वीर को देखा तो वीर उस टूटे हुए सर को अपने हाथों में पकड़कर वहीं कर खड़ा था और वो अपनी गर्दन को अजीब तरीके से हिलाते हुए मुझे देख रहा था। मैं तभी इतना डर गया कि मैं झट से अपनी सीट पर सीधे बैठ गया और मैंने ट्रक को स्टार्ट किया। पर मुझे अगले ही पल वीर का ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ।
वीर तो मेरी जिम्मेदारी है और उसे मैं ऐसी हालत में यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। आखिरकार मैंने फैसला किया कि ट्रक के पीछे लूँगा। वो रास्ता बहुत ही सुनसान था, वहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं नज़र आ रही थी कि जिससे मैं मदद मांग सकूं। लेकिन फिर भी मैं ट्रक को पीछे लेकर चला गया और जाकर ट्रक को वीर के बिल्कुल पास रोक दिया। वहाँ जाते ही मैंने वीर को आवाज़ दी, वीर वीर जल्दी से अंदर आ जाओ वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वीर ने तभी रोते हुए मेरी ओर देखा और कहा, मुझे बचा लो पाजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसके ठीक बाद मुझे दो आवाज़ें सुनाई दी, तुमने मुझे मारा है और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। वो आवाज़ उस टूटी खोपड़ी और वीर दोनों के मुंह से आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर मेरी हालत और ख़राब हो गई। मैंने वहीं पड़ी एक रस्सी उठाई और हिम्मत कर कर नीचे उतर गया। मुझे देखकर वीर उस टूटे सिर को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था, पर किसी तरह मैंने उसे रोक दिया और रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए। उसे अपनी पीठ पर उठाकर जाकर ट्रक में डाल दिया, पर वो चीज़ शायद अब भी उस पर सवार थी। वो अब भी एक अजीब सी आवाज़ में बात कर रहा था, पर मैं तब तक एक बात तो जान चुका था कि मुझे मेरी और उसकी जान बचानी है, तो फिर मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। तो मैं बिना उसकी ओर ध्यान दिए चुपचाप ट्रक को चलाने लगा। जब तक हम उस जगह से छोड़कर आगे जाने के बाद वीर बेहोश सा पड़ा रहा। उसकी तबीयत बस ख़राब ही होती जा रही थी। मैं तो बस आसपास अस्पताल ढूंढ रहा था कि कहीं उसे दाखिल करा सकूं, पर वो बहुत ही दूर दराज और सुनसान सा इलाका था। कुछ देर बाद उसे थोड़ा सा होश आया तो मैंने उससे डरते हुए पूछा, वीर कि तुसी चंगे हो? तो मैंने उससे पूछा कि तुम ठीक हो? तो उसने बेहोशी की हालत में ही जवाब दिया, मैं ठीक हाँ, मैं चंगा हाँ पाजी, मैं ठीक हाँ जी। मैंने तभी उसके हाथ पैर खोल दिए और मैंने उसे अपना ख्याल रखने को और जागते रहने को कहा, पर वो बीच बीच से मुझे कह रहा था कि उसका अंदर से बदन जल रहा है। मैंने उससे कहा, बस कुछ ही देर वीर, हम जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाएंगे। उसके कुछ देर बाद ही वीर वहीं पीछे लेट गया, जैसे उसकी अंदर की ताकत धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। मैंने तब सामने देखा कि सुबह होने वाली थी। हल्का हल्का उजाला आसमान में फैल रहा था और तब मुझे वीर ने कहा, पाजी मैं थोड़ा जा पानी चाहता, मतलब मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मैंने तभी झट से ट्रक को उसी जगह पर रोक दिया और पास पड़ी बोतल से उसे पानी पिलाया। पर ये आखिरी बार था। जैसे ही मैंने उसे पानी पिलाया, उसने उसी जगह पर ही दम तोड़ दिया। वीर को दम तोड़ते देख मेरा तो दिमाग जैसे सुन सा हो गया था। आंखों से बस मेरे आंसू बह रहे थे। बहुत देर तक मैं बस उसे देख रहा था कि अचानक वो उठकर बैठ जाए और पाजी पाजी मुझे करने लगे, कि अचानक वो मुझसे बात करने लगे। पर वो ऐसा नहीं था। वो पहले भी शांत था और चुपचाप था, और वो आज भी शांत है और चुपचाप है। ये मेरी गलती थी कि मैंने अगर सही जगह पर गाड़ी को रोका होता तो हमारे साथ शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। उस गलती की मैंने, या फिर सच कहूँ तो वीर ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, और इसीलिए ही मैं किसी को मेरे बारे में बताना ही नहीं चाहता, क्योंकि उस हादसे को याद कर कर आज भी वीर का चेहरा, उसका वो मासूम चेहरा मेरे नज़रों के सामने आ जाता है। तो दोस्तों अब हम करते हैं दूसरी कहानी को शुरू। दोस्तों ये घटना मेरे मामा और उसके दोस्त के साथ हुआ एक डरावना हादसा है। ये तब की बात है जब लोग दूर कहीं जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। तभी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आज की तरह गाड़ियाँ नहीं होती थी। तो एक दिन मेरे मामा ऐसे ही किसी काम से अपने दोस्त के साथ दूसरे किसी गांव चले गए थे। उस गांव से वापस आते आते उन्हें काफ़ी देर हो गई थी, लगभग रात ही हो गई थी।
कच्ची सड़क और सब तरफ गहरा सन्नाटा था और वो दोनों बैलगाड़ी से आपस में बात करते आ रहे थे। खेतों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता था। कहते हैं जानवरों को जब भी खतरा महसूस होता है तो वो अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। उस रात भी उनके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब वो उस कच्चे रास्ते से गांव की ओर जा रहे थे तो बैलगाड़ी के दोनों बैल अचानक ही एक जगह पर रुक गए। मामा ने बहुत कोशिश की पर वो आगे बढ़ने का जैसे नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन मामा और उनके दोस्त दोनों गांव के ही रहने वाले थे, तो इस बात को यो अच्छी तरह से जानते थे दोनों कि अगर बिना किसी वजह के बैल अचानक किसी जगह पर रुक जाए तो आगे ज़रूर खतरा हो सकता है। तो उन्होंने बैलगाड़ी को वहीं मोड़कर पीछे जाने का फैसला किया और सोचा कि दूसरे किसी रास्ते से गांव जाना बेहतर होगा। अब इस रास्ते के दोनों ओर 2 से 3 फीट घास उगी हुई थी। उस घास के अंदर से बार बार किसी चीज़ की सरसराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी मामा ने बैलगाड़ी को पीछे मोड़ने की कोशिश की पर बैल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। मामा ने उन्हें मार पीट कर भी देखा पर वो सिर्फ अपनी जगह पर ही उछलते और फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाते थे। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और अपने आप को इस मुसीबत से कैसे निकालें। तो मामा का दोस्त बैलगाड़ी से नीचे उतर गया। हालांकि गांव के लोगों का मानना है कि ऐसे वक्त में कभी भी बैलगाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि आसपास जो भी कोई बुरी आदत वाली आत्मा होती है वो झट से इंसान को पकड़ लेती है। वो दोस्त नीचे उतरकर अंधेरे में यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करने लगा कि कहीं बैल के पैर में कोई कील वगैरह तो नहीं घुसा है। पर तब उसने देखा कि एक बैल के पास पैरों के किसी की लाश पड़ी हुई थी और उस बैल का एक पैर उस लाश के मुंह में फंसा हुआ था। तो शायद इसीलिए वो बैल वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। तो मामा के दोस्त ने मामा को ये बात बताई तो मामा भी नीचे उतर गया उस चीज़ को देखने के लिए। पर जब मामा ने वहाँ पर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ पर किसी की लाश भी नहीं थी। मामा के दोस्त ने उसे बताया कि सच में उसने यहाँ पर किसी की लाश को देखा था और बैल का पैर भी उसके मुंह में फंसा हुआ था। तो फिर मामा ने कुछ देर सोचा और कहा कि ये छलावा जैसा एहसास है और हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। मामा और उसके दोस्त ने दोनों बैलों को पीछे से धक्का देते हुए उन्हें आगे धकेलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बैल खुद कभी भी उस जगह से आगे जाने की हिम्मत नहीं करते। पर जैसे वो बैल भी पूरी ताकत से जमकर वहीं के वहीं खड़े थे, वो बस अपनी गर्दन हिलाते और फिर पीछे हट जाते, जैसे वो आगे जाना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों ने किसी तरह उन्हें मारते पीटते और धक्का देते हुए थोड़ा आगे धकेल दिया और जैसे ही वो बैल अपनी जगह से थोड़ा आगे चले गए, वो फिर से उछल पड़े, जैसे वो भी उनके साथ वहाँ से भागना चाहते थे। मामा ने और उसके दोस्त ने बैलगाड़ी को पकड़ लिया और जल्दी से उसमें बैठ गए। तभी बैल भी खुद बेखुद अपने आप भागने लगे थे, जैसे वो भी 1 मिनट के लिए भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे। कुछ थोड़ी बहुत दूर जाने के बाद वो बिल्कुल गांव के पास पहुँच गए। तब जाकर बैल शांत हो गए और फिर वो अपनी धीरे धीरे रफ्तार में चलने लगे। पर तब तक यहाँ पर मामा का दोस्त भी बुखार से तड़पने लगा था। उसका माथा और पूरा शरीर तेज बुखार से जल रहा था। तो मामा बैलगाड़ी को सीधे गांव के भगत के घर के पास लेकर चला गया, क्योंकि मामा जानता था कि ये कोई आम बुखार नहीं है, ये किसी बुरी ताकत का असर है। मामा ने भगत को उनके साथ हुए एहसास के बारे में बताया। भगत ने उन्हें ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस उन्हें एक कागज में विभूत दी और उन्हें अपने पास रखने को कहा। दूसरे दिन भगत खुद मामा के दोस्त के घर चला गया। तो उन्होंने कहा कि रात तुम जिस जगह पर रुके थे उस जगह पर ही किसी जानवर की बलि चढ़ानी होगी और तो ही वो ताकत तुम्हें छोड़ देगी। भगत ने तो रात को ही महसूस किया था कि मामा के दोस्त के पीछे कोई साया खड़ा था।
जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। तो भगत के कहने के अनुसार वो दोनों उसी दोपहर 12 बजे के करीब उसी जगह पर चले गए और उन्होंने उसी कच्चे रास्ते के किनारे एक मुर्गे की बलि चढ़ाई और वो दोनों वापस अपने घर चले आए। और जैसे ही घर आए उसके 1 आध घंटे के बाद मामा के दोस्त का बुखार अपने आप ही उतर गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानियाँ? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी भी ड्रावनी और खतरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको कैसी लगी कहानियाँ आप कमेंटों में ज़रूर बताएं।